डियर स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक एक नई ब्रांच से पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3-4 टॉपिक जूलॉजी के लिए, आज कुछ लीक से हटकर एक टॉपिक ले रहा हूं, बॉटनी का जनरल इंट्रोडक्शन। और बॉटनी का जनरल इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स के लिए इसलिए भी जरूरी है कि हमारे चारों तरफ कई तरह के पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में हम आसानी से उनके पास में जाकर हम सीख सकते हैं। 12 महीने ये पेड़ पौधे आपके समक्ष रहते हैं, तो जो मॉर्फोलॉजी इसके प्लांट्स की हम पढ़ते हैं, आकारिकी जिसको हम कहते हैं, वो हम प्लांट से सीख सकते हैं। मॉर्फोलॉजी सीखने के लिए सबसे पहले हमें प्लांट्स के पास जाकर उनकी बेसिक्स हमें वहीं से जाननी होती है। सब कुछ प्रैक्टिकल ही है मॉर्फोलॉजी, बुक से ज्यादा अगर हम रियल में प्रैक्टिकल जाके प्लांट्स को देखें, उनकी लीफ को देखें, उसकी रूट को देखें, उसके स्टेम को देखें, उसके फ्लावर को देखें, हम उसके पत्तियों में मिलने वाले सिरा विन्यास को देखें, तो वो हमें आसानी से बुक्स की तुलना में आसानी से समझ में आ जाती है। इसी तरह अगर हमें फ्लावर को देखना होता है तो फ्लावर के अंदर क्या बाइसेक्सुअल होता है, क्या यूनिसेक्सुअल है, क्या उसके पार्ट्स होते हैं, और क्या उसका एस्टिवेशन होता है, पुष्पदलों का विन्यास होता है, इन्फ्लोरेसेंस कैसे होते हैं, वो सब चीज हम प्लांट्स के पास जाकर उनसे हम सीख सकते हैं किताब की तुलना में। तो सबसे पहले तो हमें ये सब चीजें जो बॉटनी की है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि जो बेसिक्स सीखें वो हम प्लांट्स से सीखें। तो आज इसी की कड़ी के अंदर मैं जो शुरू करना चाह रहा हूं वो मैं शुरू करना चाह रहा हूं आज इस शब्द के बारे में हम बात करेंगे, और बेसिक सी बात हम बॉटनी की आज करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। आपको ये लेक्चर देखने के बाद में पेड़ पौधों के बारे में और भी कुछ आप सीखेंगे इस लेक्चर के बाद में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉटनी से शब्द की बात करने से पहले हम बात कर रहे हैं कि जो आप पढ़ते हो आपकी बीएससी लेवल के अंदर, बीएससी लेवल तक 11-12 के अंदर से आप शुरू करते हो, तो हम बेसिक बायोलॉजी पढ़ते हैं। क्या चीज पढ़ते हैं हम? बायोलॉजी। ये हम पढ़ते आ रहे हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी शब्द की बात करें तो बायोलॉजी शब्द एक ग्रीक शब्द है, और ये बायोलॉजी जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर आपको बना हुआ, बायो प्लस लॉजी। ये आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो अगर बायो की हम बात करें तो बायो का मतलब होता है आपके लिविंग बीइंग्स, और लॉजी का मतलब है आपके लोगस। लोगस का मतलब टू स्टडी, अध्ययन करना। तो बायोलॉजी की बात हम करें तो बायोलॉजी विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं। और जीवित जीवों में हम बेसिकली मोटे तौर पर 2 बातें हम करते हैं। एक हम जूलॉजी की बात करते हैं और एक हम बात करते हैं आपकी बॉटनी की। अगर इस शब्द की मैं बात करूं सबसे पहले, तो जो ये बायोलॉजी शब्द है, वो बायोलॉजी शब्द 2 वैज्ञानिकों के द्वारा सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया। ये शब्द लामार्क एंड ट्रेविरेनस। लामार्क से आप भली भांति परिचित हो, जब हम उद्विकास चैप्टर पढ़ेंगे तो उद्विकास में आप पढ़ते उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, जिसमें आपके बुक्स के अंदर जिराफ का डायग्राम आता है। तो लेमार्क और ट्रेविरेनस सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया। तो ये तो शब्द की बात कर रहे हैं, तो 2 शाखाएं हम मोटे मोटे तौर पर बात कर रहे हैं। एक तो प्राणियों के अध्ययन से संबंधित, और दूसरी हम बात करें आपके वनस्पतियों या पादपों से संबंधित शाखा की हम बात कर रहे हैं। अगर इस बोटनी शब्द की हम बात करें तो ये बोटनी शब्द है, वो शब्द लिया गया है बोटेन शब्द से, और बोटेन शब्द का मतलब होता है हर्ब। हर्ब होता है, शाक होता है इसका मतलब, और शाक क्या है? एक तरह का प्लांट्स है। अगर इस बोटेन शब्द की भी बात करें तो यह शब्द भी एक ग्रीक भाषा के दूसरे शब्द से लिया गया है, जिसको हम कहते हैं बोस्किन। और इस बोस्किन शब्द का मतलब होता है ग्रेजिंग, मतलब चरने वाले। और अगर इस बोस्किन की भी बात करें तो ये बोस्किन शब्द भी लिया गया बौस शब्द से, और बौस शब्द का मतलब होता है केटल पशु। तो ये तो
शब्द की बात कर रहे हैं हम कि बोटनी, तो बोटेन और बोटेन का मतलब हर्ब, और हर्ब क्या होती है आपकी प्लांट्स होती है। तो ये ऐसी जीव विज्ञान की शाखा है जिसके अंदर हम किसकी अध्ययन कर रहे हैं, आपके प्लांट्स का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो ये तो हुआ इसके शब्द के बारे में। अब बोटनी के अंदर भी हम अलग अलग, आप बोटनी के अंदर अलग अलग चीजें पढ़ते हो। इसके अंदर हम बात करते हैं मोटे तौर पर जो आप पढ़ते हो इसके अंदर, उसके अंदर आप पढ़ते हो टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी वर्ग की हम इसमें बात करते हैं बोटनी के अंदर। इसके अलावा आप पढ़ते हो मॉर्फोलॉजी, इसके अलावा बोटनी के अंदर पढ़ते हैं आपके एनाटॉमी, इसके अलावा हम पढ़ते हैं उसके अंदर एनाटॉमी के बाद में आप इकोलॉजी उसके अंदर पढ़ते हो। इकोलॉजी के बाद में आप प्लांट फिजियोलॉजी आप पढ़ते हो। उसके अलावा आप साइटोलॉजी पढ़ते हो। इसके अलावा आप इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ते हो। इसके अलावा आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप पढ़ते हो। इसके अलावा आप बायोकेमिस्ट्री इस प्लांट्स के अंदर आप पढ़ते हो। तो ये चीजें हम बोटनी के अंदर आपके बीएससी तक पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर। हमें सबसे पहले बोटनी के अंदर जो हम चीज जो वास्तव में इंटरेस्टिंग है, जिसको हम प्लांट से सीख सकते हैं, वो चीज हम सीख सकते हैं आपके मॉर्फोलॉजी। सबसे जो बेसिक आपके, अगर मैं बोटनी के अंदर सभी ब्रांच की बात करूं तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी सबसे इंटरेस्टिंग है और सबसे बेसिक है। मैंने इंटरेस्टिंग इसलिए कहा क्योंकि ये चीज है, इस ब्रांच की हम अधिकतर जो चीजें हैं वो बाहर जाकर प्लांट से हम सीख सकते हैं, इसलिए क्या है आपके इंटरेस्टिंग है। और दूसरी बात बेसिक मैंने इसलिए कहा कि जब तक हम प्लांट्स के रूप के बारे में नहीं जान पाएंगे तो उसके बाद में ये जितनी भी चीजें हैं उसके बाद की चीजें हैं। सबसे पहले तो हमें प्लांट्स के बारे में जानना होता है कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, है? तो पहले अपने को ये चीज जाननी होगी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल की बात करूं कि आपने एक प्लांट देखा होगा अपुन्सिया, जिसको हम कहते हैं नागफनी। तो अगर नागफनी को एक साइंस न जानने वाला अगर उस प्लांट्स को देखे तो जो नागफनी की जो आपको इस तरह की संरचना आपको दिखती है, इस तरह की इसके ऊपर कांटे मिलते हैं, और ये जो भाग होता है जो आपको चौड़ा दिख रहा है, चपटा दिख रहा है, तो उसको वो क्या समझेगा कि इसको लीफ समझेगा। कोई भी एक आर्ट्स का स्टूडेंट होगा या कोई भी एक जो मॉर्फोलॉजी नहीं जानने वाला होगा वो इसको क्या समझेगा, लीफ समझेगा। लेकिन अगर इसने मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया है तो वो इसके बारे में बताएगा कि ये लीफ नहीं है, ये क्या है, ये स्टेम है। ये क्या है, स्टेम है। और ये स्टेम किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, लीफ जैसी संरचना के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब वो क्यों कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसकी बात करेंगे आपके जीरोफिटिक एडेप्टेशंस के अंदर। जब हम नागफनी की बात करेंगे तो नागफनी ऐसे आवास के अंदर मिलती है जहां पर पानी की क्या होती है, कमी होती है। तो इसको सबसे पहला तो जल का संरक्षण करना होता है अपने शरीर के अंदर, और दूसरी जो चीज होती है जल के संरक्षण के उपरांत कि इसको, क्योंकि इसकी लीफ है, लीफ जैसी संरचना है, और इसके अंदर क्या होंगे आपके स्टोमेटा भी होंगे। ठीक है, अगर लीफ होगी तो स्टोमेटा होंगे, और स्टोमेटा मतलब रंध्र होंगे, और रंध्र होंगे तो इसके अंदर वाष्पोत्सर्जन होगा, और वाष्पोत्सर्जन होगा तो जल की हानि होगी। तो उस जल की हानि को रोकने के लिए इसने क्या किया है, इसका पूरा का पूरा स्टेम ही किसमें हो गया, आपके लीफ के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब एक मॉर्फोलॉजी न जानने वाला आपसे कहेगा कि भाई आपको इसने स्टेम क्यों कहा, ये तो लीफ जैसी संरचना दिखाई दे रही है, तो आप उसको किस हिसाब से समझाओगे कि ये लीफ ना होकर स्टेम है। आप उसको कैसे संतुष्ट करोगे, तो संतुष्ट करने का है कि जब इसके अंदर फूल लगते हैं, क्या लगते हैं, फूल, और जब इसके अंदर ये फल लगते हैं, रेड कलर के से इसके अंदर फल लगते हैं, तब उस दौरान आप उसको, जो आपसे पूछने वाला पूछ रहा है, उसको कहोगे कि आपने
किसी पादप को ऐसा देखा है क्या, किसी पादप के पत्ती के ऊपर फूल लगते हो, फल लगते हो सॉरी, तो ऐसा कोई भी पादप आपको नहीं दिखेगा जिसकी पत्ती के ऊपर क्या लगते हैं, फल लगते हैं। फल हमेशा कहां पे लगते हैं, स्टेम पे लगते हैं, तने पे लगते हैं। तो इस कारण जो ये फल लगे हैं तो ये संरचना कौन सी हो जाएगी आपकी, स्टेम है। तब आप उसको समझाओगे कि इसका आवास कैसा है, विषम आवास, और विषम आवास में इसको जल को क्या करना है, संरक्षित करना है। तो इस जल को संरक्षित करने के लिए इसने अपनी पत्तियों को त्यागा नहीं है। ये पत्तियां किसमें रूपांतरित हो गई है, इन कांटों में रूपांतरित हो गई है। और कांटों में रूपांतरित क्यों हुई है, क्योंकि इसको कोई पशु न चल जाए। तो पशु को चलने से बचाने के लिए पत्तियां किसमें रूपांतरित हुई है, कांटों में रूपांतरित हुई है। तो इसके फायदे हो गए ना इसको। पहली चीज तो कि इसको कोई जानवर नहीं खाएगा। दूसरी चीज, पत्तियां नहीं है तो पत्तियां नहीं है तो इसके अंदर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, और वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो जल का संरक्षण हो जाएगा। और इसको प्रकाश संश्लेषण करना था, तो प्रकाश संश्लेषण करना था तो ये पूरा का पूरा स्टेम ही किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, पत्ती जैसी संरचना में रूपांतरित हो गया, मतलब हरा हो गया है, चपटा हो गया है। और ये स्टेम ही क्या करने लग गया है, पत्ती की तरह काम करने लग गया है। तो इसको हम क्या करें, पर्णाभ स्तंभ हम इसको कहते हैं। तो ये जनरल सी बातें थी बॉटनी के अंदर, ये मैंने समझाने के लिए आपको एक उदाहरण से आपको मैंने समझाया है, नाक फनी जैसे है कि हम पादप के आकार की बात करें, उसके रूप की बात कर रहे हैं कि एक पादप के अंदर आपको कौन कौन सी चीज है वो दिखाई दे रही है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो पादप के अंदर अपने को सबसे बार क्या दिखाई दे रहा है, उसका तना दिखाई दे रहा है, उसकी हम बात करने वाले हैं। उसकी जड़ अपने को दिखाई देगी तो उस जड़ की हम बात करने वाले हैं। अपने को लीफ दिखाई देगी, पत्ती दिखाई देगी तो हम पत्ती की बात करने वाले हैं। हमें फ्लावर दिखाई देंगे तो उस फ्लावर की हम बात करने वाले हैं। अपने को फल दिखाई दे रहे तो उस फल की हम बात करने वाले हैं। अपने को पुष्पक्रम दिखाई दे रहे उस पुष्पक्रम की हम बात करने वाले हैं। पत्तियों के अंदर हम शिराविन्यास की बात करने वाले हैं। पत्ती तने पर किस क्रम में लगी हुई है उस क्रम की हम बात करने वाले हैं। बीजों की हम बात करने वाले हैं। और फूल के अंदर हम फूलों के जितने भी चक्र हैं उन चक्रों की हम बात करने वाले हैं। तो ये हम बॉटनी के अंदर हम बात करने वाले हैं। अगर मोटे मोटे तौर पर जब हमने जूलॉजी के लेक्चर में हम बात की थी तो उस लेक्चर में हमने ये बात की थी पंच जगत वर्गीकरण की, कि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं बॉटनी के अंदर। और प्लांट्स हम किनको कह रहे हैं, प्लांट्स हम उनको कह रहे हैं जिनमें क्या है, एक जगह स्थिर रहते हैं और उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं। उनको हम क्या कह रहे हैं, आपके प्लांट कहते हैं। तो जब हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की थी तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने मोनेरा की बात की थी, हमने प्रोटिस्टा की बात की थी, हमने फंजाई की बात की थी, हमने प्लांटी की बात की थी, और हमने किसकी बात की थी, आपके एनिमेलिया की बात हमने की थी। तो हमारा फोकस इस बॉटनी में इस चीज के ऊपर है, इस प्लांटी के ऊपर अपना फोकस है। अगर मोटे मोटे तौर पर जब हमने बात की थी प्लांटी की, तो प्लांटी को भी हमने एल्गी के अंदर बांटा था। एल्गी के बाद में हमने बात की थी ब्रायोफाइटा की, हमने बात की थी। ब्रायो के बाद में हमने बात की थी टेरिडोफाइटा की, हमने बात की थी। और टेरिडोफाइटा के बाद में हमने जो बात की थी वो बात की थी जिम्नोस्पर्म की, और लास्ट में हमने बात की थी एंजियोस्पर्म की। इन प्लांट्स की इस जगत के अंदर हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें जो बेसिकली चीज पढ़नी है आपके, वो हम पढ़ते हैं आपके ये एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म के आकार की अपने को पढ़नी है, एंजियोस्पर्म की वर्गी की अपने को पढ़नी है। और एंजियोस्पर्म पादप में हमने बात की थी कि ये कौन से पादप होते हैं, ये ऐसे पादप होते हैं जिनके जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म का मतलब सीड, वो सीड कैसे होते हैं, वो होते हैं आवृत, घिरे हुए रहते हैं। आवृत बीजी पादप, ऐसे पादपों का समूह जिनके बीज किसी फल वृत्ति के द्वारा क्या रहते हैं, आवृत रहते हैं, घिरे हुए होते हैं। ऐसे पादपों को समूह को हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। इसके विपरीत जिम्नोस्पर्म, जिसको हम कहते हैं जिम्नोस नेक्ड स्पर्म का मतलब सीड, ऐसे पादपों का समूह जिनके बीज क्या होते हैं, नग्न होते हैं। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं, नग्न बीजी पादप भी
भी हम कहते हैं। ठीक है, और इस एंजियोस्पर्म पादप का जब सर्वप्रथम वर्गीकरण किया गया था, या हम यूं कह लें कि पादपों का जब वर्गीकरण किया गया था, तो सबसे पहले इसका वर्गीकरण दिया था थियोफ्रेस्टस ने। किसके द्वारा दिया गया था? थियोफ्रेस्टस। और ये थियोफ्रेस्टस कौन था? ये शिष्य था किसका? अरस्तु का, प्लूटो का। और अरस्तु को हमने कहा था जीव विज्ञान का पिता, जंतु विज्ञान का पिता। ये उनके शिष्य थे थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस ने सर्वप्रथम पादपों को 4 कैटेगरी के अंदर बांटा था। उन्होंने कहा था कि या तो क्या होते हैं, ये अंडरश्रब होते हैं, या ये श्रब होते हैं, या ये हर्ब होते हैं, या ये क्या होते हैं, आपके ट्रीज होते हैं। तो 4 समूह के अंदर इसने थियोफ्रेस्टस ने प्लांट्स को बांटा था कि या तो वो अंडर श्रब होते हैं, या वो श्रब होते हैं, या वो हर्ब होते हैं, या वो क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं। 4 तरह के प्लांट्स सर्वप्रथम थियोफ्रेस्टस ने बताए थे। इस कारण थियोफ्रेस्टस को हम फादर ऑफ बॉटनी के नाम से भी जानते हैं। तो फादर ऑफ बॉटनी के बारे में आपसे पूछा है, तो फादर ऑफ बॉटनी हम किन्हें कहते हैं? थियोफ्रास्टस को हम कहते हैं। तो अलग अलग, अगर हम क्लासिफिकेशन की प्लांट्स की भी बात करें, तो प्लांट्स के क्लासिफिकेशन का एक अलग वीडियो बनाएंगे। अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन दिया गया है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि एंगुलर फ्रंटल का अलग है, आइक्लर का अलग है, ओस्वाल्ड टिप्पो का अलग है, वॉर्निल का क्लासिफिकेशन अलग है, और सबके क्लासिफिकेशन का बेसिस अलग अलग है। कोई वेस्कुलर टिश्यू के आधार पर बांट रहा है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं आपके सीबी वॉर्निल के क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं बेसिकली, तो सीबी वॉर्निल ने जो आपके प्लांट्स थे, वो प्लांट्स किंगडम को उसने 2 भागों में बांटा था। और बेस उन्होंने क्या रखा था? उन्होंने बेस रखा था कि इन प्लांट्स के अंदर 2 तरह के प्लांट्स हैं। या तो प्लांट्स ऐसे हैं जो सिंगल सेल से बने हुए हैं, और वो सिंगल सेल्स कैसी है? प्रोकैरियोटिक प्रकार की है। या पादप ऐसे हैं जिनकी कोशिका कैसी है? आपकी यूकैरियोटिक प्रकार की है। तो 2 समूह के अंदर सीबी वॉर्निल ने प्लांट्स को बांटा। तो प्रोकैरियोट्स में उसने किसको रखा? प्रोकैरियोट्स में उसने रखा आपके माइकोप्लाज्मा को रखा, उसने बैक्टीरियाज को रखा, और उसने नील हरित शैवालों को किसमें रखा? आपके प्रोकैरियोट्स में रखा। और अपने को पता है कि प्रोकैरियोट्स में हम ऐसे जीवों की बात करते हैं जिनके जो कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है, मतलब प्रिमिटिव प्रकार की, उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और साथ ही उनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स भी उन कोशिकाओं के अंदर नहीं पाया जाता। तो ऐसी कोशिका को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका हम कहते हैं। उसके बाद में उसने कहा कि दूसरे जो समूह होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक में उसने आगे अगेन 2 आधार पर उसने बांटा कि इन यूकैरियोटिक में या तो वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, या वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? उनके अंदर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब वेस्कुलर टिश्यू की बात करें तो वेस्कुलर टिश्यू में हम बात करते हैं जाइलम व फ्लोएम की हम बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर इसने किसको रखा? थैलोफाइटा को, और थैलोफाइटा के साथ में इसने रखा ब्रायोफाइटा को। क्लियर बात? हम कह रहे हैं वॉर्निल के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो वॉर्निल ने प्लांट किंगडम को 2 भागों में बांटा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। और जब यूकैरियोट्स की हम बात कर रहे हैं, तो यूकैरियोट्स को उसने अगेन 2 भागों के अंदर क्लासिफाई किया, और क्लासिफिकेशन का आधार रखा कि उसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं या एब्सेंट होते हैं। अगर वेस्कुलर टिश्यू उसके अंदर एब्सेंट होते हैं, मतलब जाइलम वो फ्लोएम उसके अंदर एब्सेंट होते हैं, तो उसको उसने कहा नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में उसने 2 समूह रखे, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर हम जानते हैं फंजाई और एल्गी को रखा गया। ठीक है, और ब्रायोफाइटा के अंदर विभिन्न मोसेस को रखा गया। और वेस्कुलर प्लांट्स में उसने रखा टेरिडोफाइटा को, जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को उसने रखा। तो ये एक क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे थे, किसकी? आपके वॉर्निल की। इसी प्रकार आइक्लर ने जब क्लासिफिकेशन किया, तो आइक्लर ने जो क्लासिफिकेशन किया वो इस बेस पे किया कि जो इसके अंदर जनन अंग होते हैं, वो जनन अंग छुपे हुए होते हैं या वो प्रत्यक्ष रूप से अपने को दिखाई दे जाते हैं। इस हिसाब से उसने 2 समूह रखे, क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेमस आइक्लर ने रखे। ठीक है, तो क्रिप्टोगेमस के अंदर हम बात करते हैं कि क्रिप्टोगेमस के अंदर आपके क्या क्या आ जाएंगे? थैलोफाइट्स आ जाएंगे, आपके ब्रायोफाइट्स आ जाएंगे, और आपके टेरिडोफाइट्स आ जाएंगे। ठीक है,
और इसकी भी उन्होंने अलग अलग श्रेणी की, या तो वो लोअर क्रिप्टोग्राम्स थे या वो कौन से थे आपके हायर क्रिप्टोग्राम्स थे। इसी तरह अगर हम बात करें कि ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जनन अंग प्रत्यक्ष रूप से दिख जाते हैं, तो उसके अंदर उसने बात की जिम्नोस्पर्म की, और किसकी बात की आपके एंजियोस्पर्म की हमने बात की। ठीक है, तो ये बेसिकली हम यहां पे बात करें तो हमें बात किसकी करनी है, हमें बात करनी है यहां पर एंजियोस्पर्म प्लांट्स की, अपने को यहां पे बात करनी है। तो अगर एंजियोस्पर्म प्लांट्स की मैं बात करूं तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स है उसके अंदर आपको कुछ चीजें समझने की जरूरत है कि एंजियोस्पर्म में दो प्रकार की जनरेशंस पाई जाती है। मैं बात कर रहा हूं एंजियो स्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो विस्तृत रूप से हमें जितने भी ये प्लांट्स बाहर दिखाई देते हैं अपने आसपास, वो अधिकतर कौन से प्लांट्स होते हैं आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं। मतलब जिसके अंदर फूल पाए जाते हैं, जिनके अंदर फलों का निर्माण होता है, वो प्लांट्स कैसे होते हैं आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं। क्लियर सी बात है, जिसके अंदर आपको फूल दिख रहे हैं और जिसके अंदर फलों का निर्माण हो रहा है, वो प्लांट्स कौन से हैं आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। ठीक है, अब इस एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात करें तो इस एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर दो जनरेशंस होती हैं। अगर इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो इसके लाइफ साइकिल में अपने को दो जनरेशन, दो पीढ़ियां अपने को देखने को मिलती है। एक पीढ़ी होती है, उस पीढ़ी को हम कहते हैं गैमेटोफाइटिक जनरेशन, और ये कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। मतलब इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी होती है। और दूसरी पीढ़ी कौन सी होती है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन, और ये कैसी आती है, डिप्लॉइड होती है। ठीक है, तो दो प्रकार की जनरेशन है। अगर हिंदी में बात करें तो युग्मकोद्भिद पीढ़ी, और दूसरी बात करें बीजाणुद्भिद पीढ़ी। अगर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की बात करें तो युग्मकोद्भिद पीढ़ी क्या होती है, इसके अंदर अल्प समय के लिए होती है। ठीक है, और स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है वो लंबे समय तक के लिए होती है। तो अगर हम बात करें कि जो मेन प्लांट होता है, वो मेन प्लांट आवर्तबीजी पादपों में कौन सा होता है, स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है। ठीक है, और ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन किसके ऊपर डिपेंड होती है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, तो स्पोरोफाइट की हम बात करें तो अगर बात करें कि आवर्तबीजी पादपों का जो मुख्य पादप होता है वो कौन सा होता है, स्पोरोफाइटिक होता है, बीजाणुद्भिद होता है, और कैसा होता है, वो डिप्लॉइड होता है। और ये स्पोरोफाइटिक प्लांट की बात करें तो स्पोरोफाइटिक प्लांट किस किस में बटा हुआ होता है, रूट के अंदर। रूट के बाद में आपको क्या दिखाई देता है, स्टेम, स्टेम के ऊपर लीफ, लीफ के ऊपर फ्लावर। तो ये इसके अंदर आपके ये प्लांट्स बटा हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे इस संरचना से हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि ये इस आवृतबीजी पादप का जनन भाग है, इसका जनन अंग है। अगर पूछा जाए कि किसी भी आवृतबीजी पादप का जनन अंग कौन सा होता है, तो जनन अंग कौन सा होता है, उसका फ्लावर होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस फ्लावर के बारे में, जिसको हम कहते हैं पुष्प कहते हैं। और पुष्प क्या होता है, पुष्प होता है एक रूपांतरित प्ररोह होता है। क्या होता है, पुष्प, पुष्प होता है एक रूपांतरित प्ररोह, मॉडिफाइड सूट होता है। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं यहां पे फ्लावर, और ये फ्लावर संरचना सिर्फ किस में मिलती है, आपके आवृतबीजी पादपों के अंदर ही मिलती है। और ये फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम, रूपांतरित तना होता है ये मॉडिफाइड स्टेम। तो हमने कहा कि मॉडिफाइड स्टेम है। जब हम स्टेम पढ़ेंगे तो स्टेम के अंदर हम बात करते हैं, स्टेम किसको कहते हैं, हम तना उसको कहते हैं कि पादप का वह भाग जो धनात्मक क्या होता है, प्रकाशानुवर्ती हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन इस तने के ऊपर क्या पाई जाती है, नोड व इंटरनोड मिलती है। इनको हम नोड कहते हैं, परवसंधियां कहते हैं,
और जो ये बीच का भाग है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। तो ये तने की मुख्य विशेषता है कि तना वो होगा इसके अंदर नोड भी मिलेगी और बीच में क्या मिलेगी, उसके इंटरनोड मिलेगी। और इस नोड से ही क्या जनरेट होंगी, आपकी कोई भी टहनी, पुष्प या पत्ती लगनी है वो कहां पे लगेगी, इस नोड के ऊपर ही लगेगी। तो जब हम पुष्प देखते हैं तो पुष्प के ऊपर तो अपने को ये दिखाई नहीं देती। तो पुष्प में बात करते हैं कि पुष्प के अंदर जो ये नोड, इंटरनोड है वो बिल्कुल नजदीक पास में आ जाती है और पास में आने के बाद में वो एक दूसरे से अलग नहीं दिखाई देती। अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहो, अभी इस समय ये फ्लावर नहीं आ रहा होगा, तो आप ये देखना, क्लियोम गाइनेंड्रा, ये बरसात के समय में एक खरपतवार है, इसको हुरहुर के नाम से हम जानते हैं, क्लियोम गाइनेंड्रा। मैं कोशिश करूंगा जब ये प्लांट्स आएगा तो उस समय आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप कोशिश करना, इसको नेट पे सर्च करना क्लियोम गाइनेंड्रा को, और ये अपने आपके आसपास दिखे तो तब उसकी आप फ्लावर की स्टडी करना। उस फ्लावर की स्टडी में आपको बिल्कुल अलग अलग दिखेंगे। जो पुष्प के चारों चक्र होंगे उन चारों चक्रों में आपको बिल्कुल जो ये आपके बीच का इंटरनोड होगा वो आपको अलग दिखाई देगा। जब हम बात करेंगे उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि इसके अंदर कौन सी संरचनाएं होती है, गाइनेंड्रोफोर क्या होता है, एंड्रोफोर क्या होता है, एंथोफोर की, ये सब इसके अंदर हम बात करेंगे। तो आपको अगर ये समझना है कि पुष्प एक रूपांतरित पर्व होता है और ये जो चारों चक्र होते हैं, चारों चक्रों की बात करेंगे, उनके बीच में क्या होती है, कुछ दूरियां होती हैं। तो अगर ये देखना है तो उसके लिए आपको ये प्लांट्स देखना होगा, क्लियोम गाइनेंड्रा, और क्लियोम गाइनेंड्रा के फ्लावर को आपको देखना होगा। आप आसानी से ये चीज समझ जाओगे। तो आज हम बात कर रहे हैं फ्लावर की। फ्लावर आवृतबीजी पादपों का जनन अंग होता है। और अगर फ्लावर की मैं बात करूं, अभी फ्लावर से मैं आपको समझाऊंगा। तो फ्लावर के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं, जैसे ही हम फ्लावर लेते हैं तो फ्लावर में अपने को एक ये डंडीनुमा संरचना आपको दिखाई देती है जो कि किसी भी टहनी से आपके संलग्न होती है, ठीक है। और इसका ऊपर वाला जो भाग होता है वो थोड़ा क्या होता है, गुदेदार होता है, थोड़ा मोटा होता है। तो इस भाग को हम क्या कहते हैं, इस भाग को हम कहते हैं पेडिसल, या हिंदी में बात करें तो इसको हम कहते हैं पुष्प व्रंत। इस फूले हुए भाग को हम क्या कहते हैं, थैलेमस। क्या कहते हैं, थैलेमस, या हम बात करें पुष्पासन, ठीक है। और इस पुष्पासन पे प्रथम चक्र स्थित होता है इस तरह से, जो साधारणतया ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। और इनको हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। मतलब इनको हम कहते हैं बाह्य दलपुंज, ठीक है। और इस बाह्य दलपुंज की प्रत्येक जो यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, सेपल कहलाती है। क्या कहलाती है, बाह्य दल कहलाती है, ठीक है। दूसरे चक्र की हम बात करें तो दूसरा चक्र जो होता है वो जनरली कैसा होता है, आपका कलर वाला होता है, रंगीन होता है। अगर मैं बात करूं कि दूसरा जो चक्र होता है इसका वो कैसा होता है, कलर्ड होता है। और इस कलर्ड संरचना को हम कहते हैं सम्मिलित रूप से कोरोला, दलपुंज हम इसको कहते हैं। और इसकी प्रत्येक यूनिट को हम क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं, मतलब दल कहते हैं, ठीक है। जो तीसरा चक्र होता है उस तीसरे चक्र के अंदर इस तरह की आपको संरचनाएं दिखाई देती हैं। अभी फ्लावर में देखेंगे। इन संरचनाओं को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं, पुमंग कहते हैं। और इस पुमंग की प्रत्येक इकाई को हम क्या कहते हैं, स्टामन कहते हैं, या पुंकेशर हम इसको कहते हैं। और जो सबसे इनर वाला पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं, जायांग कहते हैं हिंदी में। और इसकी प्रत्येक इकाई को हम क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं, या पिस्टिल कहते हैं, या इसको हम कहते हैं अंडक कहते हैं। तो ये उसके चार चक्र होते हैं।
ये होते हैं सबसे आउटर। इन आउटर चक्र को हम क्या कहते हैं? अशेषित, अशेषरी हॉल, सहायक चक्र है ये। सहायक चक्र से मतलब है कि ये जनन की क्रिया में प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं लेते, बल्कि जनन की क्रिया में क्या होते हैं? ये सहायता करते हैं। सहायता किस रूप में करते हैं? जैसे हमने बात की कि ये कैसा है? ग्रीन। ये कैसा है? आपका कलर वाला है, बिल्कुल चटक रंग वाला है। ये पीला हो सकता है, लाल हो सकता है, और किस कलर का हो सकता है। तो इसको देखते ही बरबस हमारा फूल की तरफ ध्यान आकर्षित हो जाता है। तो जब हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है तो पक्षियों का भी ध्यान आकर्षित होता है, छोटे छोटे कीट पतंगों का भी आकर्षित होता है। और कीट पतंगे और पक्षी यहाँ आकर क्या करते हैं? इनके रंगों से आकर्षित होकर इस पुष्प पर आकर बैठते हैं, और जाने अनजाने के अंदर ही इसके अंदर इस परागण क्रिया को क्या कर देते हैं? संपन्न कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पोलिनेशन। इस प्रक्रिया को ये संपन्न कर देते हैं, पोलिनेशन की प्रक्रिया। इसलिए ये क्या है? सहायक है। और पोलिनेशन आवश्यक किसके लिए है? जनन के लिए। क्योंकि जब तक पोलिनेशन नहीं होगा, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो तब तक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये जरूरी है पोलिनेशन होना। तो पोलिनेशन किसके माध्यम से हो रहा है? कीट पतंगों के माध्यम से। ठीक है। तो ये कैसे? रंगीन है, या ये सुगंध युक्त होंगे, मकरंद युक्त होंगे, जिसके कारण क्या होंगे? कीट पतंगे और पक्षी इनकी तरफ क्या होंगे? आकर्षित होंगे। जो ये दो अंदर के चक्र हैं, इन अंदर के चक्र को हम क्या कहते हैं? आवश्यक चक्र है। ये आवश्यक चक्र है, ये नेसेसरी होल है। और आवश्यक चक्र क्यों है? क्यों? क्योंकि ये जनन की क्रिया के अंदर प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। जब हम पुंकेसर की बात करें, पुमंग की, ये क्या है? इस फूल का नर जननांग है, और ये कैसा है? जायांग इसका मादा जननांग है। तो ये प्रत्यक्ष रूप से क्या लेते हैं? इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। मैं आपको एक फ्लावर के माध्यम से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, ये मेरे पास में क्लोज व्यू, ये मेरे पास में कुछ फ्लावर हैं। ये जैस्मिनम संवेदिका, जिसको हम मोगरा कहते हैं। इस मोगरा को जैसे आप नाक के पास में लेके जाओगे और जैसे आप इसको सूंघोगे, आपको इसकी सुगंध का एहसास हो जाएगा। तो जब अपने को ये इतना मनभावक लगता है, इतना सुगंधित लगता है, तो कीट पतंगों को तो ये और भी ज्यादा लगता होगा, पक्षियों का। ये है थिवेटिया पेरुवियाना, पीली कनेर जिसको कहते हैं। ये एपोसाइनेसी फैमिली का है। ये मैंने लिया है कैथेरेंथस रोजियस। कैथेरेंथस